हेलो बच्चों। बेटा, आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का अगला लेक्चर लेके आए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि ये एकदम क्रांति थी। क्रांति किस चीज़ में क्रांति थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें ये क्लियर हो गया था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। तो लाइट की पूरी कहानी ही बदल गई। देखिए, स्टार्टिंग में आप लोग जो एलिमेंट्री फिजिक्स में अपनी 12th क्लास में पढ़ के आए हैं तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि जो हमारे पास लाइट होती है स्टार्टिंग में, जो न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हम लोगों ने किस थ्योरी पे बात की थी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो पार्टिकल थ्योरी थी। फिर बाद में यंग्स और हाइजन और यंग्स ने कौन सी थ्योरी दी थी? वेव थ्योरी दी थी। कारण क्या था लाइट की वेव थ्योरी देने का? कि कुछ फिनोमिनाज ऐसे थे जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये लाइट के पार्टिकल नेचर से हम नहीं बता पा रहे थे। तो बाद में वेव थ्योरी डेवलप हुई और वेव थ्योरी ने रिफ्लेक्शन को भी समझाया, रिफ्रैक्शन को भी समझाया, साथ में डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, इस चीज़ को भी समझाया। तो ये लाइट का डुअल नेचर क्यों पैदा हुआ, किस कारण से पैदा हुआ? तो जिस कारण से पैदा हुआ वही ये एक्सपेरिमेंट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ लीजिए आप लाइट के दोनों नेचर, जिसे हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, इन दोनों के बीच में महायुद्ध छिड़ गया कि लाइट का कौन सा नेचर है। क्या पार्टिकल नेचर से हम बात करें लाइट पर, या फिर वेव नेचर से हम बात करें? देखिए, यहाँ बहुत कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है। आप 12th क्लास में वैसे पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। वैसे तो डायरेक्ट मैं आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बेसिक्स जानना ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता रहेगा कि हाँ, ये कहानी किस तरीके से शुरुआत हुई और किस तरीके से किस मोड़ पे जाके आगे पहुँची। तो देखिए, 1887 में जो आपके हर्ट्ज थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो उन्होंने ही पैदा किया था। बाद में आपके हॉलविच और लेनार्ड आए, इस पर आगे जाके इन्वेस्टिगेट किया और आगे इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया। बहुत बखूबी उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपनी जो चीज़ें थी उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फोटो करंट के ऊपर इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। तो आज हमें मेनली वही एक्सपेरिमेंट देखना है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई रेडिएशन किसी मेटल की सरफेस पे, जैसे मेरे पास मैं ये ले लेता हूँ, ये हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, ये हमारे पास कोई मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस के ऊपर अगर कोई रेडिएशन आके पड़ता है, ये रेडिएशन आके पड़ा, तो इस मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। एक या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो जो रेडिएशन ये पड़ा, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, वो क्या बनाता है? वो फोटो करंट बनाता है। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। जो लाइट हम यहाँ पर लेंगे वो फोटोन के फॉर्म में लेते हैं। कि लाइट क्या है? लाइट किससे बनी है? कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोन से। मतलब कि कुछ पोटलियाँ हैं, पोटलियाँ वो किसकी हैं? फोटोन की हैं। उसमें बहुत सारे फोटोन्स भरे हुए हैं और वो एनर्जी लेकर आ रहे हैं, लाइट इस फॉर्म में आ रही है। तो आपको लाइट यहाँ पर क्या लेनी है? पार्टिकल नेचर की लेनी है। वैसे तो यहाँ से एक्सप्लेन होगा कि लाइट पार्टिकल नेचर की होती है। फिर बाद में जो आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने लाइट को फोटोन लेकर की लाइट फोटोन से बनी हुई है, उसके हिसाब से इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट करता है, वो एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाता है। यही क्या है? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई रेडिएशन आके इस मेटल सरफेस पर गिरा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो एटम्स हैं, एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, ये मेटल की सरफेस है। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबके लिए डिफाइन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मेटल ही हो, उसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इंसुलेटर्स में भी हो जाता है। अब फिलहाल तो हमें यहाँ केवल अभी मेटल पे बात करनी है। तो लाइट का रेडिएशन आया, उसने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है लाइट को, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, पहला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी? लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। साथ में जो एनर्जी दी गई यहाँ पर, जो एनर्जी
लगी है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो बोलते हैं कि किसी भी मेटल का वो क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो होती है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और आपका वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी जो हमने दी है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज़ वर्क फंक्शन। अब देखिए, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ओवर इट्स सरफेस। जब भी कोई लाइट किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की किसी मेटल सरफेस पे गिरती है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे क्या निकलता है, किसी भी मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और मिनिमम जो एनर्जी चाहिए होती है हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं किसी भी मटेरियल का। ये देखिए आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये आपकी एक ट्यूब है, कांच की क्वार्ट्ज की ट्यूब है। यहाँ हमने 2 मेटल की प्लेट्स लगा रखी हैं और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ ये क्रेयोस्टेट लगा रखा है, हम वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं यहाँ से। बीच में वोल्टमीटर लगाया है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। यहाँ हमने एमीटर लगाया, इसे हम माइक्रो एमीटर बोलेंगे क्योंकि करंट जो होता है बहुत छोटा सा बनता है, फोटो करंट, तो मेज़र माइक्रो एमीटर इसको कर लेगा। अब देखिए यहाँ हमारा इसमें क्या दे रखा है, इस क्वाड जो ट्यूब आपकी है यहाँ विंडो दे रखी है। इस विंडो से क्या आएंगे, रेडिएशंस आएंगे, जो क्या कहाँ पड़ेंगे, इस मेटल प्लेट पर पड़ेंगे। इस मेटल प्लेट पर जैसे ही रेडिएशन पड़ेंगे तो रेडिएशन जो एनर्जी लेकर आएंगे, यहाँ से इस मेटल सरफेस से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन इस वैक्यूम ट्यूब में, ये वैक्यूम ट्यूब है यहाँ, इस वैक्यूम ट्यूब में मूव करेंगे और ये मूव करेंगे तो कुछ फोटो करंट बनाएंगे। अच्छा, इस फोटो करंट को देखिए, इस फोटो करंट को हम मेजर कर लेंगे कहाँ से, इस एमीटर से हमें पता चल जाएगा कि कितना फोटो करंट बन रहा है। तो और पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ से कितना वोल्टेज दे रहे हैं वो यहाँ से हम मेजर कर लेंगे। यहाँ से देख लेंगे कि हमने कितना वोल्टेज दिया है। एमीटर लगाना, इस देखिए बेटा, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को मेजर नहीं कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन गए हैं, देख नहीं सकते हैं, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया कि हमें पता चल जाएगा कितना करंट आया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू NeAVD। यहाँ पर N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इस फॉर्मूले को लगा के। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर मुझे करंट की वैल्यू मिल जाती है, यहाँ मैं करंट की वैल्यू रखूँगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है, एरिया पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल आएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिख रहा होगा। अब देखिए हम कहानी क्या इसमें देखने वाले हैं कि किस तरीके से लाइट का डुअल नेचर हमें पता चला, किस तरीके से वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में बिल्कुल फेल हो गई। वेव थ्योरी, जबकि मैं आपको बताऊं कि सारे फिनोमेना, जितने भी उस टाइम तक फिनोमेना थे, सारे हम वेव थ्योरी से बता सकते थे, बट ये वाला जो फिनोमेना था इसमें वेव थ्योरी बिल्कुल धराशायी हो गई इसको बताने में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है। वेव थ्योरी बिल्कुल नहीं बता पाई। यहाँ वेव थ्योरी की जगह पार्टिकल थ्योरी ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से फोटो करंट के ऊपर जो आपका इंटेंसिटी किसकी इंटेंसिटी, यहाँ से जो करंट बन रहा होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, बेटा ये क्या बना रहे होंगे, फोटो करंट बना रहे होंगे। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से क्या बना रहे होंगे, ये फोटो करंट बना रहे होंगे, फोटो करंट बना रहे होंगे। तो इस करंट के ऊपर यहाँ पर जो रेडिएशन आ रहे हैं, अगर इन रेडिएशन की मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो इस करंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ से मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है इस फोटो करंट पर। तो ये सारी आज हमें स्टडी देखनी है। फिर हमें आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखना है कि किस तरीके से उन्होंने लाइट को क्वांटा मान के, लाइट को जो आपके प्लैंक थे उनकी जो इक्वेशन थी E=hν, उसको लेकर किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया है। तो आज ये सारा सब कुछ हमें देखना है।
देखिए, सबसे पहले मैं लाइट के बारे में बेसिक बात कर लेता हूँ कि उस टाइम तक जो हमें लाइट की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो क्या थी कि अगर मान लीजिए ये कोई लाइट की वेव आ रही है, ये हमारे पास लाइट की वेव है, इसको थोड़ा, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है। यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ एम्पलीट्यूड, अगर A1 इज ग्रेटर देन A2 है, अगर एम्पलीट्यूड A1 इज ग्रेटर देन A2 है, दिखने में तो वैसे A2 बड़ा लग रहा है तो हम यही लिख लेते हैं कि अगर हमारा A2 इज ग्रेटर देन A1 है तो मैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यही होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वेव 1 और ये वेव 2, इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ वेव 1। ये चीज़ है। हम इंटेंसिटी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंसिटी किस तरीके से बदल सकते हैं कि हमारे पास बल्ब है, अभी 100 वाट का बल्ब है, हमने 200 वाट का बल्ब लगा दिया तो इंटेंसिटी बदल जाती है। फ्रीक्वेंसी सेम रहे, इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मेरे पास लाल रंग का बल्ब है या फिर वाइट कलर का बल्ब है या फिर येलो कलर का बल्ब है, तो येलो कलर का बल्ब हमने लिया, अभी कितने वॉट का है, 100 वॉट का है। अब उसी बल्ब की मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता हूँ, मान लीजिए 200 वाट कर दी हमने इंटेंसिटी उसकी, तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो गई। मतलब क्या किया हमने, उसकी पावर को इंक्रीज़ कर दिया। पावर को इंक्रीज़ कर दिया तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ। एक और बार सुनिए, हमने क्या किया, येलो रंग का बल्ब लिया, पीले रंग का बल्ब लिया और उसको क्या किया हमने, ग्लो करवाया। पहले 100 वाट पे करवाया ग्लो, तो हमारे पास इंटेंसिटी I1 आ गई। फिर हमने क्या किया, उसको 200 वाट पे ग्लो करवाया। अभी हम फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहे हैं, कलर नहीं उसका चेंज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे हैं, हम क्या इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं बल्ब की, जिससे हमें क्या मिल रहा है, इंटेंसिटी में इंक्रीज मिल रहा है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैं कह सकता हूँ कि दोनों किस कलर के बल्ब हैं, ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो, ये भी येलो, दोनों अगर येलो हैं तो इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि हमने पावर इंक्रीज कर दी सेम बल्ब की। दूसरा फैक्टर अगर मैं बात करूं, दूसरा फैक्टर आपका किस तरीके से, मेरे पास ये येलो है, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसकी इंटेंसिटी I1, और ये मैं लेता हूं आपका ब्लू, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, A2। अगर मैं यहाँ बात करूँ, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, A1 इक्वल्स टू A2, एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। बट यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ν2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी ν2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो अब यहाँ एम्पलीट्यूड देखिए, एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है बट फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेम है बट एम्पलीट्यूड अलग अलग। यहाँ क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग। और ये भी बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हो सकते हैं। अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो गए तो इंटेंसिटीज़ में भी क्या आ जाएगा, अलगाव आ जाएगा, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर होगा लाइट का, कि अगर इंटेंसिटी अलग अलग होंगी तो एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। अभी हम केवल और केवल वेव थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहानी थी। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, हम इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। अब देखिए ऑब्जर्वेशन जब हमने देखे इस एक्सपेरिमेंट के, यहाँ करंट लेते हैं और यहाँ वोल्टेज, यहाँ करंट, यहाँ वोल्टेज नहीं, एक काम करते हैं इंटेंसिटी को लेते हैं हम यहाँ,
वोल्टेज को नहीं, सबसे पहले हम यहाँ इंटेंसिटी को लेते हैं, वोल्टेज को बाद में देखेंगे। हमने यहाँ क्या लिया, इंटेंसिटी को लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला, हम यहाँ पर रेडिएशन डाल रहे हैं, इस मेटल प्लेट के ऊपर रेडिएशन पड़े और रेडिएशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो इसके अंदर फोटो करंट बना। तो फोटो करंट की अगर मैं बात करूँ, इंटेंसिटी, जब मैंने इतनी इंटेंसिटी दी तो हमारे पास इतना करंट बना। ये जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज किए तो करंट हमारा क्या बना, ये करंट बना कुछ इस तरीके से। जब करंट इंटेंसिटी और इंक्रीज किए तो करंट हमारे पास क्या बना, ये बना। तो ये लीनियरली इंटेंसिटी के साथ हमें करंट क्या मिल रहा था, बढ़ता हुआ मिल रहा था। तो हमें यहाँ से एक कंक्लूजन मिला कि हमने करंट अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया, देखिए हम यहाँ पर आई को इंटेंसिटी से डिनोट कर रहे हैं, करंट को ए से डिनोट करेंगे, एम्पियर से, क्योंकि अगर दोनों को आई से डिनोट कर देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। एक कंक्लूजन मिला। इंटेंसिटी को अगर हम डिक्रीज़ कर रहे थे तो करंट भी क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। अब ये हमने क्या देखा, इंटेंसिटी का खेल देखा। मतलब पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लगाया। बल्ब क्या था, रेड कलर का था। 100 वाट का बल्ब लगाया तो हमने क्या देखा, यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। फिर हमने बल्ब के कलर को बल्ब के कलर को चेंज नहीं करना, बल्ब की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, मतलब उसकी पावर को हमने बढ़ा दिया। अभी 100 वाट का लगा था, फिर हमने 200 वाट का बल्ब लगाया। जैसे ही 200 वाट का बल्ब हमने लगाया, अब देखिए 200 वाट के बल्ब लगाने से ही कहानी क्या हो गई, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो इजेक्ट कर रहे थे वो क्या हो गए, बढ़ गए। बढ़ने की वजह से क्या हो गया, करंट भी इंक्रीज कर गया अपने आप। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ जैसे जैसे अभी फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर रहे हैं, अभी हम क्या चेंज कर रहे हैं, केवल और केवल इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो बल्ब है वो केवल रेड कलर का है। हमने क्या किया, बल्ब की पावर को बढ़ाते जा रहे हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज करती जा रही है। इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो क्या इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। तो करंट यहाँ पर किसका फंक्शन हो गया, करंट यहाँ पर फंक्शन हो गया इंटेंसिटी का। देखिए अभी हमने क्या देखा था, इंटेंसिटी का चेंज देखा था। इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे थे और करंट का चेंज देख रहे थे, करंट इंक्रीज कर रहा था। अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं कि अब क्या कर रहे हैं। अब इंटेंसिटी, बल्ब सेम लगा रखा, हमने रेड ही बल्ब लगा रखा है, रेड कलर का बल्ब लगा रखा है। फ्रीक्वेंसी में अभी कोई चेंज नहीं है। अभी हम केवल और केवल इंटेंसिटी में चेंज करेंगे। इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे चीज़ें किस तरीके से वेरी कर रही हैं। अभी देखिए यहाँ बल्ब जो लगा रखा है हमने, रेड कलर का है हमारे पास, उससे रेडिएशंस निकल रहे हैं, इस मेटल प्लेट पे पड़ रहे हैं और यहाँ से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और वो क्या बना रहे हैं, फोटो करंट बना रहे हैं। अगर मैं अब बात करूँ कि मेरे पास ग्राफ सेम है, बट यहाँ अब हम क्या ले रहे हैं, वोल्टेज, और ये हमारे पास क्या है, करंट। अब देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इस रेडिएशन की पड़ने की वजह से जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो अब देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, इन इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, देखिए ये हमारा सिस्टम ऐसा है कि ये यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने इस तरीके से इसकी पोलैरिटी सेट की है कि जब हमें पॉजिटिव चाहिए होगा तब हम इसे पॉजिटिव कर लेंगे, जब नेगेटिव चाहिए होगा तब नेगेटिव कर लेंगे। अगर अभी मैं बात करूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल मैं अप्लाई करता हूँ, तो पॉजिटिव पोटेंशियल जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो कारण देखिए पॉजिटिव पोटेंशियल मैं अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब देखिए सारे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ से जो बल्ब से रेडिएशन पड़ रहा है उसकी वजह से 100 इलेक्ट्रॉन निकले। अब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन के पास ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ चले जाएँ। सबके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ चले जाएँ। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मान लीजिए हमारे पास यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 60 इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है इतनी कि यहाँ से मूव करके यहाँ चले गए, तो करंट कुछ बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किया, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अब जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी जो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके चले जाते, अब वो क्या करेंगे, अब वो भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, अब उन इलेक्ट्रॉन को
बुला रहा है अपने पास, पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है कि तुम भी आ जाओ। जिनके पास एनर्जी कम थी अब वो भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अभी 60 जा रहे थे, थोड़ा सा हमने पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 70 चले गए, फोटो करंट इंक्रीज हुआ। फिर से हम पोटेंशियल को और इंक्रीज करते हैं तो अब 60 की जगह 70 की जगह 80 जाने लगे तो करंट और इंक्रीज हुआ। फिर हमने क्या किया, वोल्टेज को और इंक्रीज किया, अब यहाँ से 90 इलेक्ट्रॉन गए तो करंट और इंक्रीज हुआ। फिर हमने वोल्टेज को और इंक्रीज किया। अब यहाँ से सारे के सारे जितने हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स थे जो इस रेडिएशन के कारण यहाँ से निकल लेते, तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए। अब मैं पोटेंशियल को और इंक्रीज करता हूँ तो क्या मेरे और पोटेंशियल इंक्रीज करने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा जाएंगे? देखो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तो 100 ही इलेक्ट्रॉन है। करंट जो बन रहा है 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा था, केवल वही है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी हमने नहीं चेंज की। अगर इंटेंसिटी यहाँ पर हम चेंज करते हैं, इस बल्ब की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होता है, बढ़ जाते हैं, तो फोटो करंट भी बढ़ता है। अभी इंटेंसिटी को हमने सेम रखा हुआ है, सेम इंटेंसिटी पे हम केवल वोल्टेज को वेरी करा रहे हैं। तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, करंट इंक्रीज नहीं कर पाएगा। करंट क्यों बनता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बनता है। तो अब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट की एक डेफिनेट वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इस ग्राफ पे आपको शो करूँ, मान लीजिए ये हमारे पास जीरो पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल पे हमारे पास इतना करंट हुआ। अब जीरो पोटेंशियल पे ये हमारे पास करंट है, मैंने पोटेंशियल को इंक्रीज किया, अगर पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज हो गया। पोटेंशियल को और इंक्रीज किया, मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल ले आए तो करंट और इंक्रीज हो गया। पोटेंशियल को हमने और इंक्रीज किया, मान लीजिए ये पोटेंशियल इंक्रीज हो गया हमारा, तो करंट और इंक्रीज हो गया। अब देखिए करंट बढ़ता जा रहा है पोटेंशियल जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जब करंट बढ़ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कारण क्या होगा कि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे मूव कर जाएंगे, तो करंट अब क्या हो जाएगा, अब करंट कांस्टेंट हो जाएगा, अब करंट इंक्रीज नहीं करेगा। करंट इंक्रीज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे अब मूव कर गए। अब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी वजह से करंट बनेगा। तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन करंट। ये हमारे पास ग्राफ बनता है इस तरीके से। अब देखिए अभी जीरो पोटेंशियल था, जीरो पोटेंशियल पे जब जीरो पोटेंशियल हमने इसका रखा हुआ था तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, 60 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, उसकी वजह से हमें करंट मिल रहा था। हमने पोटेंशियल को बढ़ाया तो 60 की जगह 70 इलेक्ट्रॉन जाने लगे, करंट इंक्रीज किया। फिर हमने पोटेंशियल को और बढ़ाया तो 70 की जगह 80 इलेक्ट्रॉन जाने लगे, करंट और इंक्रीज हुआ। फिर हमने पोटेंशियल और बढ़ाया तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन जाने लग गए, पोटेंशियल बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, करंट बढ़ गया। अब पोटेंशियल और बढ़ाया बट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बढ़ने के लिए, तो करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। करंट की एक फिक्स वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अगर मैं बात करूं कि जीरो पोटेंशियल पे 60 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, पोटेंशियल को कम करना चालू करूं, मतलब अब क्या होगा, अब मैं यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करूंगा। तो देखिए जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे थे वो रेपल करना चालू कर देंगे, उनमें धक्का लगने लगेगा। उनमें धक्का लगेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स 60 जा रहे थे तो 60 अब पूरे नहीं जाएंगे। अब क्या होगा बेटा, जो 60 है 60 की जगह 50 जाएंगे। फिर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल और इंक्रीज किया तो अब 50 की जगह 40 हो गए, मतलब करंट क्या कर रहा है, अब डिक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा ही नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। इस नेगेटिव पोटेंशियल के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे थे वो रेपल करने लगेंगे। अगर रेपल करेंगे तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे और करंट बनेगा नहीं, करंट बढ़ेगा नहीं। तो हम जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो पहले 60 थे, 60 से हमने नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज किया तो 50 हुए। फिर हमने और नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो अब 40 जा रहे हैं। फिर नेगेटिव पोटेंशियल हम इंक्रीज करते गए। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ नहीं जा पाएगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगा। और ऐसा पोटेंशियल जिस पर करंट जीरो हो जाता है, ऐसा पोटेंशियल जिस पर करंट जीरो हो जाता है, हम इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए इसे ग्राफ में किस तरीके से शो करेंगे। पोटेंशियल को हम डिक्रीज करते जा रहे हैं और ये हमारे पास एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आया V0। ये ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आया कि उस पर करंट क्या हो गया, देखिए यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। करंट जीरो हो गया तो
इंटेंसिटी अभी यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी बल्ब की सेम है I1। अब देखिए सेम कहानी, अब हमने बल्ब रेड ही यहाँ पर लगा रखा है, बट उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। पहले 100 वाट का था, अब हम क्या लेते हैं, 200 वाट का बल्ब लेते हैं। 200 वाट का यहाँ बल्ब लगाया, 200 वाट का जैसे ही बल्ब लगाएंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। पहले मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब कितने निकल रहे हैं, अब यहाँ से 200 इलेक्ट्रॉन इधर जाने की तरफ मुड़ गए हैं। अब देखिए 200 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो मतलब करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अगर मैं यहाँ एक ग्राफ में आपको नहीं दिखाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ। ये हमारे पास इंटेंसिटी I1 का ग्राफ था, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 था। सेम कहानी, इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज किया। अब देखिए इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पर बढ़ गए, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ गई। सेम कहानी, अभी यहाँ पर 200 इलेक्ट्रॉन बन गए इधर जाने के लिए, बट 200 के 200 इलेक्ट्रॉन अभी नहीं जा पा रहे हैं। कारण क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी कि वो यहाँ से मूव करके यहाँ तक चले जाएं। 200 इलेक्ट्रॉन हमने इस रेडिएशन के कारण यहाँ बना तो लिए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, फ्री फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो जा सकते हैं उधर, बट सबके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ तक मूव करके चले जाएं। तो देखिए सबके पास नहीं है, हम मान लेते हैं कि 200 में से हमारे पास 150 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से यहाँ मूव कर जाए। तो देखिए उन 150 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट मान लीजिए इस तरीके से आया, इस तरीके से करंट आया। अब देखिए करंट आया, हमने यहाँ क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल को अप्लाई करना चालू कर दिया। फिर दोबारा से वही कहानी, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो 150 की जगह अब 160 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। फिर और पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो 160 की जगह कितने जाएंगे, 170 जाएंगे। और पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे 170 की जगह 180 जाएंगे। पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब 200 के 200 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो मतलब हमारा ग्राफ इस तरीके से, पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, और ये फिर से दोबारा क्या हो गया, एक सैचुरेशन इसने वैल्यू ले ली। देखिए सैचुरेशन वैल्यू ले ली। मैं इस ग्राफ को यहां सही से, हमारे पास ये ग्राफ इस तरीके का आया था। अब देखिए सैचुरेशन करंट आ जाएगा एक टाइम पर जाकर, और अगर मैं फिर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना चालू करता हूं तो देखिए नेगेटिव पोटेंशियल जैसे ही मैं अप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पर करंट कम होने लगेगा। नेगेटिव पोटेंशियल में इंक्रीज करता जा रहा हूँ, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन जितने जा रहे थे उनमें क्या आ जाएगा, उनमें कमी आ जाएगी, वो जा नहीं पाएंगे। क्यों ये जो प्लेट है अब क्या करेगी, अब रिपल्सन करेगी। जब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था तो ये अट्रैक्शन कर रही थी, जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो ये रिपल्सन कर रही है। अब हम नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन जाना यहाँ से बंद हो रहे हैं। हमने एक नेगेटिव पोटेंशियल घटाते ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल हमने दिया जिस पर यहाँ से 200 के 200 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, सब यहीं पर पड़े हुए हैं। तो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। हमने क्या देखा ग्राफ में, जो हमने ऑब्जर्व किया कि जितना नेगेटिव पोटेंशियल हमने फर्स्ट वाले केस में दिया था, जितना नेगेटिव पोटेंशियल, उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल अभी भी हमने दिया है। और करंट क्या हो गया है, अब भी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ करंट जीरो हो रहा है। सेम ये इंटेंसिटी I2 है। अगर मैं इंटेंसिटी I3 की बात करूं तो कहानी सेम। कि थोड़ा ग्राफ थोड़ा गलत बन रहा है, आप लोग बुक से इसे देखिए। रफली मैं ये ग्राफ बना रहा हूं इस तरीके से। ये इंटेंसिटी I3। देखिए हर केस में क्या हो रहा है, सबके लिए नेगेटिव पोटेंशियल या फिर करंट जिस पोटेंशियल पर जीरो हो रहा है सबके लिए क्या है, सेम। तो इस ग्राफ से हमें कंक्लूजन क्या मिला, इस ग्राफ से कंक्लूजन मिला जो करंट है, करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी के ऊपर। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ किसके बारे में चर्चा नहीं हुई, यहाँ चर्चा नहीं हुई किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा नहीं हुई। देखिए यहाँ क्या सेम है, अगर मैं बात करूँ यहाँ क्या सेम है, यहाँ
जो हमने बल्ब लगाया है वो रेड कलर का बल्ब है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, हम इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं या फिर ज़्यादा कर रहे हैं, बट उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं। रेड कलर का बल्ब है तो रेड ही कलर का है, येलो कलर का हमने नहीं लगाया। तो अगर मैं बात करूँ इस एक्सपेरिमेंट में जो हमने ऑब्जर्व किया, क्या किया है ऑब्जर्व, कि फ्रीक्वेंसी सेम है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये भी सेम है सबके लिए। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिला कि जो करंट है, करंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अब हम क्या चेंज करने वाले हैं, अब हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे। तो क्या वेरिएशन आते हैं वो हम देखते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या चेंज करना है, अब हम फ्रीक्वेंसी चेंजेस, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। सेम कहानी हमारे पास, करंट, पोटेंशियल। अब देखिए, हमने पहले बात की थी कि इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे, तो हमारा क्या इंक्रीज हो रहा था, करंट इंक्रीज हो रहा था। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, इस केस में हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं। इंक्रीज क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास रेड था, अब हमने कौन सा बल्ब लगा दिया, अब येलो कलर का बल्ब यहाँ लगा दिया। जैसे येलो कलर का बल्ब हमने लगाया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आती हैं, जो हम देखते हैं कि करंट इस तरीके से, इंटेंसिटी देखो सबकी सेम, इंटेंसिटी सबकी सेम है, तो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ इस तरीके से आता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये रेड कलर का, अभी स्टार्टिंग में बल्ब हम रेड ही कलर का लेते हैं, रेड कलर का जब हमने बल्ब लिया तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी कितनी हमारी 100 वॉट ही है, फ्रीक्वेंसी रेड कलर बल्ब की है। करंट क्या आ रहा है, ये करंट का ग्राफ है, इंटेंसिटी आई लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का करंट का ग्राफ आता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके लिए क्या है, V1 है। अब हमने क्या किया, रेड की जगह हटा के येलो कलर का बल्ब लगा दिया। जैसे ही हमने येलो कलर का बल्ब लगाया, अब देखिए स्टॉपिंग, करंट तो सेम रहा, करंट की कहानी तो सेम रही, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। ये V2। अब येलो को हटा के हमने क्या किया, ग्रीन कलर का बल्ब लगा दिया। जैसे ही ग्रीन कलर का बल्ब लगाया तो देखिए फिर से इंटेंसिटी हम नहीं बदल रहे हैं, इंटेंसिटी सेम ही है, 100 वॉट 100 वॉट 100 वॉट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की, अब ग्रीन कलर का बल्ब लगाया तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल तीसरा V3। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इस ऑब्जर्वेशन से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो हमारा करंट था, करंट वो फंक्शन किसका नहीं है, वो फंक्शन फ्रीक्वेंसी का नहीं है। कौन फंक्शन है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए कहानी क्या हुई इसके पीछे, कहानी देखिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बदल रहा है। कि यहाँ जो हमारा इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को हम सेम रखे हुए हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या बदल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा है। अब देखिए ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल किस चीज़ को डिफाइन करता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही आपका पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल एनर्जी को भी बताता है, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। अगर मुझे उस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो मैं बता सकता हूँ उसके पास कितनी एनर्जी है। E इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू V। ये मेरे पास पोटेंशियल से मैं एनर्जी को आपको दिखा सकता हूँ कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। E इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू V। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, Q होता है आपका चार्ज। अब देखिए पोटेंशियल किसको डिफाइन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को अगर मुझे कम या ज़्यादा करना है
तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ से पोटेंशियल को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था। अगर पोटेंशियल को मैं इंक्रीज कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा था, नेगेटिव पोटेंशियल को ले जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी। ये चीज़ क्लियर हो रही है? एक और बार सुनिए, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग रहे थे इस डायरेक्शन में, तो मैंने पोटेंशियल को पॉजिटिव किया, तो इलेक्ट्रॉन जो नहीं भाग पा रहे थे वो भी भागने लग गए, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई। अगर मैंने इसको पोटेंशियल को नेगेटिव किया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी बेटा, उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही थी। जीरो जब मैंने स्टॉपिक पोटेंशियल को अप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, जीरो हो गई। जीरो हो गई मतलब सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए। तो कहानी क्या आई कि जो हमारा पोटेंशियल है वो किसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। मतलब कंक्लूजन यहाँ जो आपका आया है वो कंक्लूजन ये है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। आप जरा इस चीज़ को ध्यान से समझिए, फोकस करिए कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बदलना चाहूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बदलना चाहूँ तो मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को। तो मैं ये यहाँ से कंक्लूज़न आपको दे सकता हूँ, या फिर हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर भी डिपेंड करती है, पोटेंशियल के ऊपर। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन आ गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी gives increment or decrement in kinetic energy of electrons, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, या फिर तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ, और अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो पोटेंशियल भी किससे, अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो पोटेंशियल भी किससे कनेक्ट है, आपका फ्रीक्वेंसी कनेक्ट है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से दोनों का रिलेशन बता सकता हूँ। अब देखिए, हमें जो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन मिले हैं वो सारे अब कंक्लूजन अच्छे से समझ में आएंगे। अब जितने मैं बोर्ड पे आपको थ्योरेटिकल कंक्लूजन लिखता हूँ वो सारे आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे कि क्या कहानी होगी। अब देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा था तो सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। मतलब क्या है कि सबके लिए मुझे पोटेंशियल अलग अलग लगाना पड़ रहा था उनकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए। तो अब मैं सारे कंक्लूजन आपको लिख देता हूँ, फिर सारे कंक्लूजन आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, तो ये हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया कुछ इस एक्सपेरिमेंट के जो हॉलविच और लेनार्ड ने किया था। पहला हमारा कंक्लूजन क्या था कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या पड़ रहा था। तो इंटेंसिटी का क्या हो रहा था, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेजुअली इंक्रीजेज, द फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेज, बट नो इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे उसी के हिसाब से कौन इंक्रीज कर रहा था, करंट इंक्रीज कर रहा था। उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो इंटेंसिटी हम इंक्रीज करते गए तो करंट इंक्रीज करता गया, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। दूसरा हमारा क्या था, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ा था। तो देखिए, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को बदला था तो हमारा क्या बदल रहा था, स्टॉपिक पोटेंशियल बदल रहा था। तो वही पॉइंट है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेज देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन increases but there is no effect on photoelectric current। देखिए, जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया वैसे वैसे क्या हो रहा था,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ रही थी, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज कर रही थी, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा था, स्टॉपिक पोटेंशियल की वैल्यू को और बढ़ाना पड़ रहा था उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए। ये मैंने आपको समझाया था वहाँ किस तरीके से कहानी थी। और उससे फोटो करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, फोटो करंट सेम ही था, जितना भी करंट हमें मिल रहा था वो सेम था, लेकिन किसके ऊपर फर्क पड़ रहा था, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर फर्क पड़ रहा था फ्रीक्वेंसी से। देखिए ये रहा ग्राफ, ये देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिक पोटेंशियल है, V1 V2 V3। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि V3 सबसे ज़्यादा स्टॉपिक पोटेंशियल होगा, फिर ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। अगला हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ इमिशन सरफेस, कि जो हमने मटेरियल की प्लेट ली है, जो हमने मटेरियल की प्लेट ली है वो भी इफेक्ट डालेगी, क्योंकि जो अलग अलग मेटल्स होते हैं, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि हर एक अलग अलग मेटल का सबका वर्क फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो सेम कहानी है कि फॉर एवरी मेटल वर्क फंक्शन इज डिफरेंट, सो वर्क फंक्शन चेंजेस विद चेंजेस इन मेटल्स। वर्क फंक्शन क्या होता है, बदल जाता है हर मेटल के साथ, तो सब ये भी इफेक्ट डालेगा एक। चौथा आपका क्या है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने आपको इफेक्ट बताया था किस तरीके से, कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिवली हम इंक्रीज कर रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, उसके बाद क्या हो गया था, सैचुरेट हो गया था। पोटेंशियल डिफरेंस को फिर हमने घटाना कम करना चालू किया, तो कम जैसे जैसे करते करंट की वैल्यू डिक्रीज होती गई और एक पोटेंशियल हमें क्या मिला, जहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हमारी 4 चीज़ें थी जो किस पर इफेक्ट डाल रही थी, इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटेंसिटी, आपका सरफेस किस तरीके का है। देखिए थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन्स पर, कि भाई फोटोन का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ये आए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था अपना। देखिए व्हेन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मटेरियल then it behaves that it is made up of particles called photons। जब भी किसी रेडिएशन का इंटरेक्शन किसके साथ होगा, मटेरियल के साथ होगा, तो क्या कहानी होगी कि जो रेडिएशन बने हुए हैं, जो भी रेडिएशन आ रहे हैं, हम उनको किससे बना हुआ मानेंगे, पार्टिकल से बना हुआ मानेंगे, और उन पार्टिकल का एक स्पेशल नाम दिया गया क्या, फोटॉन्स। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, ईच एंड एवरी फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज E = h। हर एक फोटोन क्या है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, बंडल ऑफ एनर्जी है, और उसके पास एनर्जी कितनी है, E = h। यहाँ पर ये न्यू क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। मतलब हर एक फोटोन के पास अपनी एक एनर्जी होगी, और देखिए फोटोन के पास एनर्जी होगी और सारे फोटोन के पास अलग अलग एनर्जी होगी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सबकी एनर्जी सेम होगी, सेम भी हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो हर एक फोटोन की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अगला आपका पॉइंट क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज P = h/c। देखिए अगर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो वहाँ मोमेंटम P = क्या होता था, mv। अगर मैं इसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखूं, तो किस तरीके से लिखते थे, ½ p²/2m। उस तरीके से कहानी आती थी। काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या होगी, एनर्जी E हो गई। यहाँ से अगर मुझे मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी है तो P = क्या आ जाएगा, P = 2me और रूट के अंदर। सेम हमने यहाँ इक्वेशन बनाई है, हमने क्या किया, एनर्जी को स्पीड से डिवाइड कर दिया। इस देखिए फोटोन की स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में अगर मैं बात करूँ तो स्पीड ऑफ लाइट से आता है, तो एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, स्पीड, एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड, तो हमारे पास क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। सेम हमने यहाँ भी इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो अगर फोटोन हमारे पास क्या है, पार्टिकल है, तो उसके पास मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम कितना होगा, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, P = h/c या फिर h/λ। न्यू की यहाँ वैल्यू रख देंगे, V = f × लैम्डा होता है, वेलोसिटी = न्यू × लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/λ, यहाँ रख देंगे तो हमारे पास h/λ आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस देन इट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन। देखिए अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, अब मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया था कि इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर रहे थे, बल्ब हमारा सेम कलर का था, हम क्या कर रहे थे, 200 वाट का, 300 वाट का, 400 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जो वहाँ से रेडिएशंस आ रहे हैं
उनमें जो फोटॉन्स की संख्या है केवल वो बढ़ जाएगी। प्रत्येक फोटोन की एनर्जी सेम रहने वाली है, इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी नहीं इंक्रीज करेगी, क्या इंक्रीज करेगा, उनकी संख्या इंक्रीज करेगी अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को घटाते बढ़ाते या फिर डिफरेंट करते हैं, तो फोटोन की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इक्वल्स टू एच न्यू। आपका ये पॉइंट उसी के बारे में बता रहा है। अगला पॉइंट क्या है, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन्स क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, न्यूट्रल पार्टिकल कभी डिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है, फोटोन्स हैव मोमेंटम एंड एनर्जी विच इज कंजर्व्ड। देखिए फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है, अगर पार्टिकल है तो मोमेंटम होगा, एनर्जी भी होती है, और बोथ क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, फोटोन्स डू नॉट फॉलो कंजर्वेशन ऑन देयर ओन नंबर्स। देखिए फोटोन्स कंजर्वेशन लॉ नहीं फॉलो करता है अपने नंबर्स पे। जैसे हम लोगों ने चार्ज के लिए पढ़ा है कि चार्ज हमेशा पेयर्स में बनते हैं, पेयर्स में खत्म होते हैं। आपने 12th क्लास में चार्ज की ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन, की अगर बनेंगे तो पेयर्स में बनते हैं और ख़त्म होंगे तो भी पेयर्स में ख़त्म होते थे। एनिहिलेशन में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिलके क्या देता था, 2 गामा रेज देता था। तो वहाँ चार्ज जब खत्म होते थे तो हमें क्या मिलती थी, 2 गामा रेज। खत्म भी कैसे होते थे, पेयर्स में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन फोटोन का ऐसा कुछ नहीं है, फोटोन का कोई कंजर्वेशन उनके नंबर से नहीं है। मतलब हम फोटोन को बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। हाँ, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है। एक और चीज़, अगर फोटोन हमारा किसी के ऊपर पड़ेगा तो उसके पास जो एनर्जी और जो मोमेंटम होगा उसको ट्रांसफ़र करने के बाद फोटोन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये कुछ फोटोन की प्रॉपर्टी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन आपको क्लियर हो गया होगा कि फोटोन क्या चीज़ है, किस तरीके से ये वर्क करेगा। अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टीन ने दिया था लाइट को पार्टिकल नेचर मान के। देखिए 1905 में सर आइंस्टीन ने अपना जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट दिया था वो प्लैंक्स की थ्योरी के बेसिस पर दिया था। मतलब उनकी थ्योरी को रख कर और अपने एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया था, या फिर हम बोल सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। तो देखिए प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी वो क्या थी कि अगर मेरे पास कोई भी लाइट का अगर मतलब कोई भी फोटोन है तो उसके पास कितनी एनर्जी रहेगी, इक्वल्स टू एच न्यू। हर एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी रहने वाली है। और अगर देखिए आइंस्टीन का अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम बनाना हो तो जो मैंने इससे पहले बनाया था एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन आपको दिखाया था वही वाला सेम डायग्राम है। मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही नॉर्मली दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये मेरे पास रेडिएशन पड़ा, ये क्या है, एक मेटल है, मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, इसमें एटम्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ से जो हमने फोटोन डाला है या फिर जो रेडिएशन डाला है उसके पास, एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, एच न्यू। अब देखिए ये जो फोटोन आ रहा है ये यहाँ से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो सबसे पहले इसको कितनी एनर्जी, यहाँ पर कितना खर्चा करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके वर्क फंक्शन के बराबर फाई नॉट। इतना तो इसे चाहिए ही चाहिए। जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, जो सबसे आसानी से निकाल सकते हैं, उसको इतनी एनर्जी चाहिए फाई नॉट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं फाई नॉट इक्वल्स टू होता है एच न्यू नॉट। ये जो न्यू नॉट होता है इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी या फिर सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है किसी भी मेटल सरफेस से, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ से जो भी फोटोन डाला है सबसे पहले तो उसको कम से कम वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी होती है उस फोटोन के पास जो ऊपर रेडिएशन से आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, साथ में उसको काइनेटिक एनर्जी भी देगा भागने के लिए, मूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है ये वाला ले लेते हैं, इसको चाहिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इसको निकलने के लिए।
अब ऊपर से जो फोटोन आ रहा है उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी है, वो जैसे ही पड़ेगा तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल के ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिर पड़ेगा आगे। अच्छा, नीचे गिरेगा, क्या ये आगे जाएगा, क्या इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? बिल्कुल नहीं होगी इसके पास काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्यों नहीं होगी? कारण क्या है? क्योंकि जो एनर्जी फोटोन के पास है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो सारी की सारी वर्क फंक्शन खा गया, या फिर हम बोल सकते हैं इसको निकालने में चली गई, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। हाँ, अब दूसरा केस लेते हैं कि जो ऊपर से फोटोन आ रहा है, जो भी रेडिएशन आ रहा है, एक फोटोन के पास 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। यहाँ पर निकालने के लिए जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी निकालने के लिए हमें कितनी चाहिए? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी जो बची हुई 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। तो जो भी हमारी यहाँ से एनर्जी है E इक्वल्स टू, ये क्या क्या हमें देगा? सबसे पहले तो वर्क फंक्शन में खर्च होगी, साथ में काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। अच्छा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों होगी? कारण क्या है कि जैसे ऊपर से रेडिएशन पड़ेगा तो ये मेटल है, ये मेटल लेयर वाइज मेटल होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे, कुछ उसके अंदर होंगे, कुछ थोड़े और अंदर होंगे। तो सबसे पहले रेडिएशन पड़ा तो सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ये, फिर नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को तो बाद में निकालेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए एनर्जी ज़्यादा भी चाहिए। तो जो सबसे लूजली बाउंड ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले वही होगा, सबसे पहले वही निकलेगा, तो उसी की काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, और उसी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। बाकी जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाला उससे तो कम होगी, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी? जो लूजली बाउंडेड, सबसे ऊपर जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो वर्क फंक्शन में एनर्जी खर्च होने के बाद जो हमारे पास एनर्जी बचेगी वो क्या होगी बेटा? उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ आप दोबारा से सुनिए, आपको क्लियर नहीं होगी शायद। देखिए, अगर मेरे पास कोई सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है मेटल की सरफेस के सबसे ऊपर वाला, तो रेडिएशन पड़ा तो सबसे पहले वो मेटल सरफेस खाएगा, मतलब वर्क फंक्शन वो खाएगा, खा के फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अगर उसके पास अभी भी एनर्जी बची हुई है वर्क फंक्शन के बाद, अभी भी एनर्जी बची हुई, तो इलेक्ट्रॉन चल देगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेकर चलेगा। कारण क्या? सबसे ज़्यादा एनर्जी लेकर क्यों चलेगा? क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए बेटा क्या होगा? उनके लिए काइनेटिक एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन से कम होगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए वर्क फंक्शन में एनर्जी ज़्यादा जाएगी, उनको अंदर से निकालने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए हमें। तो इसलिए जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो E इक्वल्स टू मेरे पास फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। जो फोटोन एनर्जी लेकर आया वो दो जगह इसकी एनर्जी खर्च हो गई। तो E इक्वल्स टू अगर मैं ऐसे लिखूँ E इक्वल्स टू, तो फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ये मैक्स। E क्या है हमारे पास? H न्यू इक्वल्स टू H न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? H कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। अब देखिए C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, तो यहाँ से न्यू क्या आ गया हमारे पास? C अपॉन लैम्डा। ठीक, तो यहाँ से H न्यू क्या है? C अपॉन लैम्डा माइनस C अपॉन लैम्डा नॉट। तो हमारे पास क्या आ जाता है? SC 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाती है यहाँ से। और यही देखिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको जब ग्राफ अभी बताया था इससे पहले, जो हॉलविच का एक्सपेरिमेंट था उसमें, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती थी? E इंटू वी नॉट। ये क्या होता था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, E वी नॉट इक्वल्स टू SC 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो ये आपका था आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इतना ही है बेटा, इसको ध्यान से पढ़िए अच्छे से, बुक से एकदम, मतलब काफ़ी डिटेल में है ये चीज़ें, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया भी है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू बेटा।